हिमाचल की इन पहाड़ियों में कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं और उन्हीं अनदेखी वादियों में छुपी है किन्नौर की खूबसूरत सांगला वैली। सांगला की होली, जहां रंगों से नहीं सदियों पुरानी परंपराओं से पूरा किन्नौर रंग जाता है। एक ऐसी होली जिसे देखने लोग दूर दूर से हिमालय की इन वादियों तक चले आते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए सांगला वैली के इस रंगों, परंपराओं और हिमालयी खूबसूरती से भरे सफर में। तो हम निकल पड़ते हैं शिमला से सांगला की ओर, जो कि लगभग 220 किलोमीटर का सफर है। इस सफर में एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाइयां और नीचे बहती बांसवा नदी, जो इन रास्तों को और भी खूबसूरत बना देती है। तो सांगला में हमारा पहला दिन शुरू होता है इस खूबसूरत वैली को एक्सप्लोर करने के साथ। तो अब हम निकल पड़े हैं सांगला के प्रसिद्ध कामरू फोर्ट की ओर, जो यहां से लगभग 15 से 20 मिनट का छोटा सा ट्रैक है, जहां एक तरफ सेब के बगीचे हैं, तो दूसरी तरफ शांत पहाड़ और पक्षियों की चहचहाट। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सांगला के सबसे ऐतिहासिक स्थानों में से एक, कामरू फोर्ट। किन्नौर की पारंपरिक वास्तुकला में बना ये प्राचीन किला लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है और कभी बुशहर रियासत की राजधानी हुआ करता था। लकड़ी और पत्थरों से बना ये किला आज भी पुराने हिमालयी निर्माण शैली की पहचान माना जाता है। कामरू फोर्ट के भीतर माता कामाख्या देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसका धार्मिक महत्व आज भी स्थानीय लोगों के बीच बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्থাपित माता कामाख्या की मूर्ति असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से लाई गई थी। आज भी कामरू फोर्ट किन्नौर के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की एक जीवित पहचान है। अगली सुबह हम निकल पड़ते हैं सांगला से काफी ऊंचाई पर बसे एक खूबसूरत स्थान, सांगला कांडा की ओर। सांगला से यहां तक पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और ये सफर जितना खूबसूरत है उतना ही रोमांच से भरा हुआ भी है। यहां तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा और उबड़-खाबड़ है, जिसकी वजह से इस रूट पर सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही चल पाती हैं। समुद्र तल से लगभग 11,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित सांगला कांडा अपने आप में एक अलग ही दुनिया जैसा महसूस होता है। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़,
बीच में फैली शांत वादियां और दूर दूर तक दिखाई देती सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यहाँ का हर नजारा किसी फिल्म के दृश्य जैसा दिखाई देता है। शायद इसी वजह से सांगला कांडा किन्नौर की सबसे खूबसूरत और अनदेखी जगहों में से एक माना जाता है। और आखिरकार जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे थे, वो अब शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध होली में से एक, सांगला होली। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच किन्नौर की पारंपरिक संस्कृति, ढोलन गाड़ों की गूंज और पूरे गांव का उत्साह, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि किन्नौर की संस्कृति और परंपराओं का एक खूबसूरत उत्सव है। सांगला की इस प्रसिद्ध होली को और करीब से समझने के लिए हमने यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति से बात की। हमने उनसे जाना यहाँ की होली का इतिहास, इसे मनाने की परंपरा और आखिर क्यों सांगला की होली पूरे किन्नौर में इतनी खास मानी जाती है। होली को अब मनाते हुए हम करीबन 100 साल के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हमारे महान पूर्वजों की देन रही कि आज उनके आशीर्वाद और हमारे आराध्य श्री के आशीर्वाद से होली हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि पूरे सनातन धर्म में जो हमारा भारत इतना विशाल है, उसमें एक छोटे से गांव, हिमाचल के एक छोटे से गांव ने वृंदावन के बराबर में अपनी एक पहचान बनाई है। अच्छा, पहले दिन के लिए आते हैं तो आप इस तरह से भी समझ लो कि इसको युगों में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब हमारा पहला दिन का होली होता है, उसमें हमारे 2 बाबा जी होंगे और 2 रानियां होंगी और राजा होंगे। तो उस समय जैसे सतयुग के आरंभ में समझ लो कि उसमें पाप का बोलबाला नहीं था, तो पाप नहीं था तो परमात्मा को ज़रूरत नहीं थी। ये जो जैसे हमारे महान ऋषि होते थे या ऐसे धर्मगुरु होते थे, उनके आशीर्वाद से और राजनीतिक व्यवस्था से ही सारा सब कुछ समाज चलता था। तो किरदारों में सबसे पहले जैसे मैंने बाबाओं के बारे में बताया, उसमें जैसे वही है कि हमारे धर्म में शैव और वैष्णव ये महान संप्रदाय हुए। तो एक बार इनमें मतभेद भी हुए थे, मतलब इसमें काफ़ी समस्या आई थी, श्रेष्ठता की जंग हुई थी। लेकिन फिर बाद में ये सबको मानना पड़ा कि उस परमात्मा के ये साकार स्वरूप है, एक पालन करता है और एक संहार करता, और है दोनों एक ही स्वरूप। तो बस ये जो 2 बाबाओं के बीच में जो ये सॉन्ग के ज़रिए आपस में टकराव और फिर आपस में जो मेल मिलाप का प्रदर्शन है, ये बस उस चीज़ की एक छोटी सी झांकी है।
तो राजाओं का एक ही मतलब ज़्यादातर एक ही कार्य होता था, वो था साम्राज्य विस्तार करते थे। आपने देखा हो राजा उसमें आंखों में आंखें डाल के देख भी रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखे हैं, साथ में वो तलवार से मूव कर रहे हैं। तो वो जो सॉन्ग है उसमें बता रहे हैं वो साम्राज्यवादी विस्तार के बारे में बताए हैं। और इवेंचुअली जब ऐसे करते करते नज़दीक आएंगे तो उनके बीच में लड़ाई, फिर आपने देखा होगा उनके हाथ में रुमाल भी होता है, फिर वो दूर से ये प्रदर्शित भी करते हैं। ये उन राजाओं के बीच में एक कूटनीतिक जो चालें चलती है ना, ये उसके बारे में दिखाया गया है। सेकेंड डे में फिर आप कह सकते हो कि त्रेता या द्वापर को मान लो कि धीरे धीरे बुराई, राक्षस प्रवृत्ति हमारे समाज का हिस्सा बनने लगी। तो फिर उन शक्तियों के दमन के लिए ऐसे सात्विक और धार्मिक शक्तियों का भी होना ज़रूरी था। तो फिर उस दिन जैसे होलिका का झंडा भी आता है, बुराई का प्रतीक, और साथ में फिर बुराई के साथ साथ फिर अच्छाई के लिए भगवान हनुमान जी का भी उस दिन सेकंड डे के दिन पर्दापरण होता है। उसके बाद आ जाओ हमारी जो दो रानियों के ऊपर, देवियों के ऊपर, तो वो आपने मतलब आपको बहुत दिखेगा कि एक आदमी आईना है, दूसरे में हंसिया है, और हंसिया लगातार मतलब घुमा रहे हैं। उसमें एक मैसेज ये है कि मतलब हमारी जो भारतीय नारी का स्वरूप दिखाया गया उसमें, कि जो आईना है वो उनकी खूबसूरती को सिंबल है, और हंसिया उनके मेहनत, और उसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो जितना घूमेगा तो उसी तरह से, कहने का ना, मेहनत घूमती रहनी चाहिए मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए, और उससे जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो उसको दर्शाया गया है। और उसमें जो लास्ट कैरेक्टर है हमारे भगवान हनुमान जी, भगवान राम ने जाते हुए उनको ये मतलब निर्देश दे रखा था कि कलयुग के अंत तक उन्हें इस धरती पर रहना है और धर्म को सहयोग करना है। तो अभी भी मतलब ये जो भी जितना भी मतलब होली का हमारा जो चलता है उसको बिल्कुल निर्देशित करना और उसको कोऑर्डिनेट, ये जिम्मेवारी भगवान हनुमान जी की है। और उसमें जो झंडे के साथ जो लड़ाई हो रही है हनुमान जी की, वो अच्छाई और बुराई जो हमेशा अभी तक चलती आ रही है। सांगला की इस यादगार होली के बाद अब हम अपने सफर की अगली और आखिरी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। भारत के आखिरी बसे हुए गांव में से एक, चितकुल। चितकुल भारत चीन सीमा के पास स्थित बासपा घाटी का आखिरी बसा हुआ गांव है। किन्नौर जिले की बासपा वैली में बसा ये गांव समुद्र तल से लगभग 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि चितकुल भारत के उस पुराने हिंदुस्तान तिब्बत व्यापार मार्ग का आखिरी बसा हुआ गांव है, जहां के बाद आगे सामान्य नागरिकों की आवाजाही लगभग खत्म हो जाती है। ऐसे मौसम और जलवायु में रहना, जहां साल के अधिकतर समय पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ जीवन आसान नहीं होता। सर्दियां लंबी होती हैं और तापमान अक्सर 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। चितकुल की इन शांत वादियों में एक ऐसी जगह है जिसे यहाँ आकर देखना लगभग हर यात्री के लिए जरूरी माना जाता है। गांव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है माता माठी देवी का प्राचीन मंदिर। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि पूरे गांव की आस्था, पहचान और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माता माठी देवी को
इस गांव की रक्षक देवी माना जाता है और कहा जाता है कि कठिन मौसम और बर्फीली परिस्थितियों में भी यही शक्ति इस गांव की रक्षा करती है। लकड़ी से बनी पारंपरिक किन्नौरी वास्तुकला में बना ये मंदिर आज भी सदियों पुरानी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है। जब मैं यहां पहुंचा तो मेरी नजर सबसे पहले मंदिर के शिखर पर गई। वहां बना ये प्रतीक सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक उठता है और पूरा मंदिर जैसे दिव्यता से भर जाता है। चितकुल इस नदी के किनारे बसा हुआ अंतिम गांव माना जाता है। भारत तिब्बत सीमा के पास चांगो क्षेत्र से निकलकर ये नदी लगभग 95 किलोमीटर का सफर तय करती है और आगे जाकर सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका पानी इतना साफ है कि नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलती ये नदी पूरे वातावरण को एक जादुई सुकून दे देती है। चितकुल पहुंचकर जब मैं बास्पा नदी के किनारे पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नजर गई इस खूबसूरत पुल पर। यह पुल सिर्फ 2 किनारों को जोड़ता नहीं बल्कि यात्रियों के लिए एक यादगार फोटो स्पॉट भी है। यहां से पूरा चितकुल दिखाई देता है। कुछ देर यहां रुकने के बाद मैं आगे बढ़ा चितकुल के एक छोटे कैफे की ओर जिसे कहा जाता है लास्ट कैफे ऑफ इंडिया। इस कैफे में बैठकर कॉफी पीते हुए मैं अपनी इस 4 दिनों की यात्रा को याद करने लगा। हर रास्ता, हर पहाड़, हर पल एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगा। हम सिर्फ जगह देखने नहीं जाते बल्कि खुद को खोजने निकलते हैं इन पहाड़ों की खामोशी में। मैंने चितकुल को नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति को पाया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें